मुझे पता चला अभी कि जैसे ही घर जाऊंगा मैं तो पूरा गांव मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो आज बेरासर गांव का नाम मेरे साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश सोनी की जो इतनी मेहनत दिन रात इसलिए करता है कि मैं सफल हो जाऊं। एक लाइन मुझे बड़ी याद आती है जब मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था 2020 एग्जामिनेशन के अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा था कि यार हिम्मत मत हार, हूँ खड़े हूँ, तू पढ़, हूँ खड़े हूँ। ऐसी लाइनें जब हमें कोई बोलता है, हमारा भाई बोलता है या हमारा परिवार बोलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। पहले नंबर आयो गांव की इज्जत बदी कुछ औरत के लारे पति रो हाथ हुए ई बंदेर लारे भाई रो हाथ है। एक एक रुपयो जोड़ रही बंदेर लारे रुपयो लगाए हुए है। बहुत ही हुनरमंद बंदा हो, एकदम जोरदार आदमी हो। टोटो लाडे से रो वो बाहर जाऊं तो फूकती परिवार घर टोटल मैं संभालूं, तू सिर्फ पढ़ाई कर। आज 2 दिन मैंने कितना फोन अटेंड कर लिया थे। फोन नहीं आ गया साहब। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलकुद। इस समय मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। आइए एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से कितनी कड़ी मेहनत की और उसके बाद वे सक्सेस की सीढ़ी चढ़े हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा झलको टीवी को कि उन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया अपने साथियों से जुड़ने का। मेरा नाम अशोक सोनी है। अशोक जी, पहले तो आपका ही हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपको मुबारकबाद इस बात की कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो ये सर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक और मैं भी जानना चाहूँगी कि क्या कहाँ के रहने वाले, सबसे पहले ये जानेंगे हम। मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले के नौखा तहसील के बेरासर गांव का निवासी हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी अभी किसानी का काम करते हैं और उसके साथ साथ अपनी मजदूरी भी करते हैं। आप कब से यूपीएससी की पढ़ाई करें, कैसे दिमाग में आया कि मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कठिन परीक्षा होती है और सभी लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ये निश्चित रूप से यूपीएससी देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक है और इसमें काफ़ी आपको 3 चरण से होके गुजरना होता है। जब मैं 12th क्लास में था और तभी मुझे एक सर ने मुझे गाइड किया था कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके हम एक बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट पे चेंज ला सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी कहीं ना कहीं यूपीएससी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जिससे हम अपने जो समस्याएं हम अपने गांव में अपने आसपास के लोगों के अंदर देख रहे हैं उनको एज ए लीडर बन के एज ए आगे आके उनको खुद ठीक कर सकते हैं। और मैं शुरू से ही एक अपने आप का ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि जो शिकायत करने से ज़्यादा सुधार करने में विश्वास करता है और मुझे ऐसा लगा कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ एक बड़े स्तर पर सुधार किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी करने का सोचा। जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मैंने अपने सीनियर्स के द्वारा और अपने कुछ गुरुजनों के द्वारा और अधिक इसके बारे में जाना कि किस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न है, या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू स्टेज होता है। धीरे धीरे जानकारी मिली। फिर मैंने कॉलेज स्तर से ही अपने स्तर पर पढ़ाई स्वयं पाठी के रूप में मैंने शुरू की यूपीएससी की और आज मुझे 5वें प्रयास में मुझे सफलता हासिल हुई है। इससे पहले मैं एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन उस समय मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ था। अच्छा सर, लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी होगी एग्ज़ाम से पहले? जहाँ तक मुझे याद है मैंने 12th फेल मूवी देखी थी जो मेरे आदरणीय और मनोज शर्मा जी के ऊपर बनी हुई है। उनकी भी जर्नी काफ़ी मोटिवेटिंग रही है कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आने के बाद उन्होंने कैसे संघर्ष करके और यूपीएससी जैसी परीक्षा को उन्होंने पास किया। तो 12th फेल मैंने लास्ट मूवी देखी थी। सर आपने बताइए कि 5वां प्रयास था ये आपका। तो जैसे कई बार क्या होता है, हम एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, तीसरी बार हार गए तो नहीं होता, क्विट कर देते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा वो चरण आया था? निश्चित रूप से ये एक मानवीय भावना रहती है कि जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक डर की भावना रहती है कि अब मेरे से नहीं होगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरे में भी ये भावना कई बार आई, लेकिन जब भी मेरे में ये भावना आई कि अब यार मैं हार गया हूँ, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जो मैं चला जाऊँगा ठीक है, लेकिन मेरे गाँव के लोगों की या मेरे परिवार की, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश सोनी की जो इतनी मेहनत दिन रात इसलिए करता है कि मैं सफल हो जाऊँ,
उन हज़ारों लाखों लोगों की उम्मीदों को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा उन उम्मीदों को जो मुझसे ये उम्मीद लगाई बैठी है कि अगर ये हम सब के बीच से गया हुआ इंसान सफल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। मैं क्या जवाब दूंगा उस पर्सन का जो मुझसे ये जब किया जाएगा, जब मैं वापस गाँव जाऊंगा कि तुमने 10 साल बाहर रह के किया क्या? या मैं क्या उनके बारे में सोचूंगा जब मेरा एग्जाम्पल दे के ये कहा जाएगा कि अच्छा वो सफल नहीं हुआ तो तुम कैसे हो जाओगे? तो ये बहुत सी चीज़ें होती है, स्पेशली जब जो ग्रामीण बैकग्राउंड से जो लोग जुड़े होते हैं, मैं समझता हूँ उनका अपने गांव, अपना घर, अपने फैमिली उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव होता है। निश्चित रूप से हर किसी का एक जुड़ाव होता है, लेकिन गांव की एक जो पृष्ठभूमि है वो एक अलग ही है। क्योंकि आज जब मैं सफल हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी या मेरे परिवार की सफलता नहीं है, या ये सफलता की खुशी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे पूरे गांव तक सीमित है। मुझे पता चला अभी कि जैसे ही घर जाऊंगा मैं तो पूरा गांव मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ये अपने आप में मेरे लिए गौरव और खुशी का पल है कि आज बेरासर गांव का नाम मेरे साथ जोड़ के देखा जा रहा है। तो किस तरीके से पिताजी सहयोग करते थे, किस तरीके से भाई सहयोग करते थे, माताजी किस तरीके से सहयोग करते थे? निश्चित रूप से अगर कोई एक पौधा पेड़ बनता है और उस पे फल आने लगते हैं, उस दौरान उस पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोगों का सहयोग होता है। कोई खाद देता है या सिंचाई करता है। ठीक वैसे ही मुझे आज एक गांव की गलियों में नंगे पांव दौड़ने वालों से लेके और आज एक सम्मानजनक सफलता हासिल करने तक का जो सफ़र है, इस दौरान बहुत से लोगों का मुझे सहयोग मिला है। और ये बिल्कुल मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि अपने माँ पापा का, कि उन्होंने मुझे आज इस अवसर पर, इस मौके तक पहुँचने में मोटिवेट किया। उन्होंने मेरे हर एक विकट परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े रहे। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा यहाँ अपने बड़े भाई ओम प्रकाश सोनी का, जो एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक छोटे बेटे की तरह प्यार दिया। उन्होंने हमेशा ये समझा कि ये मेरा छोटा बेटा है। उन्होंने हर वो सिचुएशन, हर वो दुविधा झेली, हर वो संकट झेला। एक लाइन मुझे बड़ी याद आती है, जब मैं इंटरव्यू में फेल हो गया था 2020 के लास्ट अटैम्प्ट, मतलब 2020 एग्जामिनेशन के अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा था कि यार हिम्मत मत हार, हूँ खड़े हूँ, तू पढ़, हूँ खड़े हूँ। ऐसी लाइनें जब हमें कोई बोलता है, हमारा भाई बोलता है या हमारा परिवार बोलता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मेरे घर में मेरी 4 बहनें हैं और उन बहनों ने मुझे हमेशा से प्यार दिया है, हमेशा से उन्होंने दुलार दिया है। शायद उनका ये प्यार और दुलार है जिस वजह से मैं अपने आप को इतना काबिल समझता हूँ। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ताऊ जी का, जो खुद रिटायर्ड तहसीलदार है और प्रशासनिक सेवा में हमारे पूरे परिवार में, वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में परिवार में पहले व्यक्ति के रूप में रहे हैं। और इसके साथ मेरे 4 जीजाजी, जो शायद मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ जीजाजी नहीं है, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। हमेशा से उन्होंने मेरा सहयोग किया है, एवं किसी भी विपद परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं। आज भी जब मैं असफल हो गया था, तब भी मेरे संजय जीजाजी मेरे साथ एक जीजा ने होके एक दोस्त की तरह साथ थे, या यूँ कहूँ कि उन्होंने एक बड़े भाई के रूप में मेरे साथ थे। और आज जब मैं सफल हो गया तो उनको बड़ी खुशी हुई और वो खुद गांव से यहाँ मुझे लेने के लिए आए। तो निश्चित रूप से इसके साथ साथ फैमिली के साथ साथ पूरे गांव के लोगों का सपोर्ट रहता है, क्योंकि गांव के लोग जब हमसे उम्मीदें जताते हैं तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। और इसके साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने उस मिट्टी का, मातृभूमि का, जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया है। उम्र क्या हो गई होगा आपकी? अभी मेरी उम्र 27 ईयर ऑलमोस्ट है। 27 है। जो लोग असफल रह जाते हैं किसी कारणवश, कोई कमी के कारण, कोई इंटरव्यू के कारण, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सबको सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि असफलता या सफलता अपने आप में पूर्ण नहीं होती हैं। कोई भी सफलता अपने आप में पूर्ण नहीं है और कोई भी असफलता अधूरी नहीं है। हर किसी का अपना अपना एक प्रयास होता है। किसी की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है तो किसी की कहीं दूसरा मोड़ ले लेती है। हाँ, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे, किसी न किसी स्तर पर बहुत अच्छा ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ सिविल सर्विस या सरकारी नौकरी में आना ही इसको सफलता से नहीं आंका जाना चाहिए। जीवन में
कई और भी स्तर होते हैं, जैसे कोई बिजनेस के स्तर पर बहुत अच्छा करता है, कोई सेवा के स्तर पर अच्छा करता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा करता है, कोई एनजीओ चला के अच्छा करता है, कोई पानी बचा के अच्छा करता है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में जैसे अच्छा करता है। तो मैं समझता हूँ कि हर वो व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम सम्मानजनक होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो जो व्यक्ति अपने अपने स्तर पर या अपनी अपनी सेवा में अगर वो ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो सफल है। उसकी सफलता यहीं से आंकी जानी चाहिए, किसी पद या पोस्ट से उसकी सफलता या असफलता को नहीं आंका जाना चाहिए। कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो घंटों पढ़ना पड़ता है, आंखें सुजानी पड़ती हैं, ये कितना सत्य है? मैं इसको ये कहूँगा कि ये पार्शियली ज़रूर सत्य है, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको पहले प्रीलिम्स में 2 पेपर देने हैं, फिर मेंस के पेपर देने हैं, इंटरव्यू स्टेज पे जाना है, सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल कम पढ़ोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ होता तो हर कोई तैयारी कर रहा होता। लेकिन हाँ, ये भी इसके साथ है कि इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मार्केट में ये फैला दिया गया है कि यूपीएससी तो कोई भगवान है या फिर इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। अगर रेगुलेट रूप से या डिसिप्लिन रूप से हम अगर ईमानदारी से 7-8 घंटे पर डे पढ़ें, या यूँ कहें कि हफ्ते में कुछ दिन हम कम पढ़ सकते हैं, या फिर मतलब 2 दिन हफ्ते में, जैसे संडे के दिन हम हो सकता है ना भी पढ़ें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एक एवरेज 7-8 घंटे हम एवरेज के रूप में पढ़ें। या फिर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मेरा टारगेट रहता है, मैं घंटों में कम तोलता हूँ पढ़ाई को। मेरा टारगेट रहता है कि 7 दिन में कितना पढ़ सकते हैं या इस 1 महीने का क्या टारगेट है। तो मेरे ख्याल से वो लेके चलना चाहिए। घंटों में या मात्रा में पढ़ाई को नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि ये मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है। पहला कॉल आपने पिताजी को ही किया होगा, तो क्या रिएक्शन था उनका? पिताजी को जब मैंने फ़ोन किया था तो वो एक बार में कॉल उठा नहीं पाए थे, तो वो उस समय काम में, मजदूरी के काम में बिजी थे। तो फिर दूसरी तीसरी बार में उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने उनको बताया कि पापा यूपीएससी क्लियर हो गई है। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा यूपीएससी क्लियर हो गया, जो एग्ज़ाम मैं इतने दिनों से दे रहा था वो उसमें सफल हो गया। तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी खुशी हुई, एक आभास हुआ कि हाँ, आज फाइनली मेरी मेहनत, मेरे पिताजी की मेहनत एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी खुशी का पल होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, या उन उम्मीदों के लिए जो हमसे लगी हुई थी।